मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है हिस्टोरिकल ट्रेंड्स इन कल्चरल इंडियन कल्चर, क्या होगा, जो आपके सामने जो भारतीय जो संस्कृति है उसके ऐतिहासिक जो आपके सामने जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है या ऐतिहासिक जो ट्रेंड है वो देखने को मिल रहा है, उसके बारे में आपके सामने विस्तार से अपन पढ़ेंगे। वन शॉट क्लास होने वाली। इस क्लास में लगभग आपके सामने जो सिलेबस उसका रिवीजन करवा दूंगा। पूरा वीडियो अच्छे से देख लेना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, प्लीज आपके लिए लगातार क्लासेस ला रहा हूँ, नोट सब कुछ रिवाइज करा रहा हूँ। 28,000 सब्सक्राइबर में मात्र 800 सब्सक्राइबर कम है। प्लीज सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, इतनी रिक्वेस्ट है मेरी। चलिए शुरू करते हैं अपन प्रश्नों को। मौर्य एवं गुप्त कालीन कला अथवा स्थापत्य कला की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या सहित वर्णन कीजिए। क्या करना है, मौर्य और गुप्त कालीन जो कला है उसकी स्थापत्य कला के प्रमुख विशेषताओं के बारे में व्याख्या करनी है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई। चलिए भारतीय प्राचीन इतिहास में मौर्य और गुप्त काल एवं स्थापत्य कला काल का स्वर्णिम काल माना जाता है। खास करके गुप्त काल को तो भारतीय साहित्य का, भारतीय आपके सामने स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल काहे कहा जाता है। मौर्य काल भी बिल्कुल भी पीछे नहीं है इस चीज के मामले में। मौर्य काल ने जहां भारत के पहली बार बड़े पैमाने पर पत्थरों के उपयोग से शुरुआत की, वहीं गुप्त काल ने मंदिर स्थापत्य को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाकर अत्यंत समृद्ध बनाने का काम किया। मौर्य कला ने क्या किया, जहां भारत में बड़े पैमाने पर पत्थर के उपयोग की शुरुआत की, मौर्य काल है उसमें ही सबसे पहले आपके सामने जो पत्थरों से जड़ी हुई नक्काशी का आपके सामने प्रयोग किया जाता था। कैसे, जो अशोक है वो आपके सामने जितने भी उन्होंने अपने बौद्ध धर्म से संबंधित प्रचार किए, सबके सब कापे के बड़े बड़े शिलालेखों के ऊपर किए। बड़ी बड़ी उसने मीनारों का निर्माण किया, बड़े बड़े उसने आपके सामने स्तूपों का निर्माण किया। तो सब किससे बने होते थे, पत्थरों से बने रहते थे। तो मौर्य काल वो सबसे पहला काल हुआ जिसके अंदर जो शिलालेख क्या होते हैं, बड़ी बड़ी चट्टान होती है ना, उनको शिलालेख बोला जाता है, उसके ऊपर अपने साहित्यिक चीजों को उकेरा गया। गुप्त काल ने मंदिर स्थापत्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाकर अत्यंत समृद्ध बनाया। जहां पर महात्मा बुद्ध के जो उपदेश थे वो अशोक सम्राट के द्वारा या जैन धर्म से संबंधित चीजें आपके सामने मौर्य जो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा अपने उपदेशों को छपाया गया। वहीं जो मंदिरों का निर्माण कराने के अंदर जो गुप्त काल है वो सबसे आगे था। मौर्य काल की कला और स्थापत्य कला, पहला स्तंभ और पालिश। सम्राट अशोक के एक का समक स्तंभ मौर्य काल का उत्कृष्ट उदाहरण है। क्या है, आपके सामने क्या करते थे मौर्य काल के अंदर, मैंने जैसे आपको बताया सम्राट अशोक क्या करते थे, बड़े बड़े शिलालेख होते थे, उन पे अपनी जो साहित्य कृतियां हैं उनको छपाने का काम करते थे। तो यही आपके सामने जो सम्राट अशोक है उन्होंने क्या किया, अपनी जो साहित्य कृतियां हैं उनको आपके सामने उनके ऊपर छापने का काम किया। इन मजबूत स्तंभों पर शीशे जैसे अत्यंत चमकदार पॉलिश की गई, जो विश्व भर में आपके सामने अद्वितीय है। तो ये जो बड़े बड़े खंभे हुआ करते थे, उन खंभे के ऊपर आपके सामने पॉलिश किया और पॉलिश करने के बाद में उनके ऊपर चमकदार नक्काशी से साहित्यिक कृतियों को छापा गया। अगले वाला है स्तूप एवं गुफा का निर्माण करना। सांची का विशाल स्तूप का भी निर्माण किसके द्वारा किया गया भाई, मौर्य काल के समय किया गया था। सांची का जो विशाल स्तूप है उसका निर्माण भी मौर्य काल के समय ही किया गया। आजीविक संप्रदाय के निर्मित बराबर की गुफाएं इस महान काल का एक महत्वपूर्ण है। साथ के साथ आपके सामने जो बड़े बड़े आपके सामने सांची का स्तूप का निर्माण हुआ। आजीविक जैसे महात्मा बुद्ध के द्वारा बौद्ध संप्रदाय की शुरुआत की गई, ऐसे ही आजीविक आपके सामने एक संप्रदाय होता था जिसके अंदर भाग्यवाद की बात की गई कि इंसान के हाथों में कुछ नहीं है, भाग्य के हाथों में सब कुछ है। नागार्जुन वो इसी के आपके सामने एक बड़े संत रहे हैं। तो आजीविक संप्रदाय है, उस संप्रदाय के आपके सामने जो बातें थी, उनके जो विचार थे वो आपके सामने बराबर की गुफाओं में आपके सामने लिखे गए थे। ठीक है, अशोक के ही टाइम पर स्थापत्य उपलब्धियां मानी जाती हैं। गुप्तकालीन कला, तो ये तो थी मौर्य से संबंधित आपके सामने साहित्य कलाओं को ऊंचाइयों तक पहुंचाने का। गुप्तकालीन कला में क्या हुआ, सबसे पहले भारत के में रचनात्मक मंदिरों का वास्तविक आरंभ गुप्त काल में शुरू हुआ। क्या हुआ, भारत में आपके सामने एकदम अलग अलग रचनात्मक कला के जो मंदिर हैं उसका निर्माण कब हुआ, आपके सामने गुप्त काल के ही अंदर उसका आपके सामने देखने को मिला।
देवगढ़ के प्रसिद्ध दशावतार मंदिर इसके सबसे बेहतरीन व उत्कृष्ट उदाहरण है। अगर अपन इसमें बात करें तो देवगढ़ के जो आपके सामने दशावतार जो मंदिर है वो इसके सबसे तगड़े उदाहरणों में से एक है। समझ में आ गया आपके सामने। तो देवगढ़ का जो प्रसिद्ध दशावतार का मंदिर है, क्योंकि गुप्त काल जाना ही जाता है अपनी मंदिर कला के लिए। किसके लिए जाना जाता है? अपनी अच्छी क्वालिटी के मंदिरों के निर्माण के लिए जाना जाता है गुप्त काल। मूर्तिकाल चित्रकला मथुरा, सारनाथ, पाटलिपुत्र मूर्तिकला के महान प्रसिद्ध कला केंद्र थे। क्या थे? जो मूर्तिकला चित्रकला की बात करें, इसमें जो अनेकों अनेक केंद्र हुए, चाहे मथुरा की बात करें, चाहे सारनाथ की बात करें और चाहे पाटलिपुत्र की बात करें, ये तीनों वो क्षेत्र होते थे जहां पर आपके सामने बड़ी बड़ी व उत्कृष्ट जो आपके सामने जो मूर्तियां हैं उनका निर्माण है वो किया जाता था। अजंताओं की गुफा के उत्कृष्ट अत्यंत सुंदर भित्ति चित्र इसी महान समय की देन है। क्या है आपके सामने? जो अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं, जिसमें महात्मा बुद्ध और आपके सामने इनके जैन धर्म के आपके सामने जहां पर क्या लिखे गए हैं? विचारों को रखा गया है। तो यहाँ पर उनके जो भित्ति चित्रों का निर्माण किया गया। भित्ति चित्र क्या होते हैं? जो मंदिर होता है, सॉरी, जो गुफा होती है ना, उसकी जो दीवार होती है उसको काट काट के आपके सामने कोई लेख लिख दिया गया उस पर, या फिर कोई चित्र बना दिए गए, है ना। खास करके तो चित्र बनाए जाते हैं। चलिए आलोचना की बात करें। मौर्य कालीन दरबारी कला पर मुख्य रूप से राज दरबार का ही पूर्ण एकाधिकार था। इससे आम जनजीवन का कलात्मक अभिव्यक्ति का भारी भाव स्पष्ट होता है। मौर्य काल में जो आपके सामने जितनी स्थापत्य कला देखने को मिलती है ना, सारी की सारी स्थापत्य कला में उनके दरबार में रहने वाले जितने कवि, राज दरबार जो कवि हुआ करते थे ना, उन्हीं की देन देखने को मिलती है। उनके द्वारा जो साहित्य लिखा गया, उन्हीं के द्वारा आपके सामने जो साहित्य क्या, उनके द्वारा जितना स्थापत्य कला किया गया, सब कुछ उन्हीं के द्वारा किया गया था। आम जनता है ना, उसका जो आपके सामने जो कला है वो कहीं ना कहीं पीछे रह गई। आम जनता की कला को नहीं उभार कर लाया गया। जो आपके सामने वहां पर रहने वाले जितने राज दरबारी थे, उन्हीं के द्वारा सारा स्थापत्य देखने को मिलता है। मुगल कालीन गुप्त कालीन भव्य मंदिरों का निर्माण मुख्यतः केवल उच्च एवं संपन्न वर्गों के धार्मिक उद्देश्य पूर्ति हेतु ही बहुत अधिक मात्रा में किया जाता था। जो गुप्त काल के अंदर जो बड़े बड़े मंदिर होते थे, क्या होते थे? गुप्त काल के अंदर जो बहुत बड़े बड़े मंदिर होते थे, उनका निर्माण उच्च व संपन्न वर्गों के द्वारा किया जाता था। किनके द्वारा किया जाता था? जो समाज के जो बहुत ज्यादा रईस लोग होते थे ना, उन्हीं के द्वारा। क्यों? क्योंकि भाई एक मंदिर निर्माण में बहुत पैसा लगता है, आम जनता के पास इतना पैसा कहाँ था? नहीं था। तो इसीलिए जो गुप्त काल के अंदर जितने भी जो मंदिरों का जो निर्माण किया गया, वो किसके द्वारा किया गया? आम जनता के द्वारा है वो किया गया। और आपके सामने धार्मिक उद्देश्य पूर्ति हेतु ही बहुत अधिक मात्रा में किया गया। और सभी लोग जो उच्च संपन्न लोग हैं, उनका समाज में अपना प्रभुत्व बना रहे, उनकी इज्जत बढ़े, इसलिए उन्होंने क्या किया? आपके सामने उन्होंने अपना जो पैसा है, धन दौलत है, वो मंदिरों के निर्माण में खर्च किया। चलिए, मौर्य और गुप्त काल ने भारतीय कला को एक ठोस आधार और शास्त्रीय परिपक्वता दी। क्या दी? जो मौर्य और जो गुप्त काल है ना, इन्होंने भारतीय कला को और ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम किया। क्या क्या? मौर्य और जो गुप्त काल है, इन्होंने क्या किया? आपके सामने भारतीय जो साहित्य है या भारतीय जो स्थापत्य कला का, उनको और ज्यादा ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम किया। इन दोनों युगों की स्थापत्य व कलात्मक उपाधियां आज भी हमारी भारतीय गौरवशाली संस्कृति विरासत का अमूल्य व अद्वितीय धरोहर है। आज भी ये दोनों युग है ना, चाहे गुप्त काल हो चाहे मौर्य काल हो, इन दोनों जो काल के अंदर जो स्थापत्य कला, जो मूर्ति कला का जो निर्माण किया गया, वो आज भी हमारे जो साहित्य है, आज भी हमारी जो गौरवशाली जो सांस्कृतिक विरासत है, उसके एक अमूल्य धरोहर के रूप में जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? आपके सामने कि एक अमूल्य धरोहर के रूप में ही आपके सामने उनको जाना जाता है। समझ में आ गया आपको अच्छे से? तो ये था आपके सामने गुप्त काल और जो मौर्य काल से संबंधित स्थापत्य कला का प्रश्न। चलिए अगले वाले प्रश्न की बात करें। अगले वाला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के साहित्यिक व स्थापत्य संबंधित योगदान का वर्णन कीजिए। अगला वाला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर 1526 तक क्या है? दिल्ली सल्तनत की बात करें, 1206 से लेकर 1526 तक भारतीय इतिहास में इस्लामी और भारतीय सांस्कृतिक तत्वों के मिलन का एक महत्वपूर्ण दौर था। क्या था? भारतीय इतिहास के अंदर आपके सामने जो इस्लाम और जो भारतीय सांस्कृतिक तत्व हैं, समझ में आ गया, वही आपके सामने सबसे समर्थ दौर में दिल्ली सल्तनत का तो कब तक रही? जब आपके सामने दिल्ली सल्तनत पे
मोहम्मद गोरी के द्वारा किसको हराया गया, पृथ्वीराज चौहान तृतीय को हराया गया त्रायन के युद्ध में। उसके बाद में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है गुलाम या मामलुक वंश से, और आखिरकार कहां तक होती है भाई, मुगल वंश तक, वहां तक देखने को मिलती है। खैर वो मुगलों का टाइम भी मान लिया जाता है, लेकिन अपन मान लो भाई आप लगभग लगभग, है ना, या फिर मुगलों को नहीं मानो, मुगलों की जो शुरुआत होती है ना, वहां तक दिल्ली सल्तनत को माना जाता है। 1526 में जब आपके सामने जो पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, तब तक आपके सामने इसको माना जाता है ना। तो इस समय के बारे में पढ़ेंगे, उस समय कैसे स्थापत्य कला का निर्माण हुआ। भारतीय इतिहास में इस्लाम व भारतीय संस्कृति को देखो अब, क्योंकि जो दिल्ली सल्तनत है उस पे इस्लाम धर्म को मानने वाले, मुस्लिम धर्म को मानने वाले या अन्य देशों के, अरब देशों से आपके सामने आक्रमणकारी उन्होंने भारत पे आक्रमण किया, तो वो भी अपनी संस्कृति को लेकर आए और भारत में आए। तो भाई हो सकता है कि उन्होंने अपने भाई एक दो अपने साथ दो तीन आपके सामने कारीगर लेकर आए, बाकी के कारीगर तो भारत के थे, तो कुछ तो उनके कारीगरों की जो कारीगरी है वो जोड़ी गई और उसमें कुछ भारतीय कारीगरी जोड़ी गई। जैसे एक सोचो घर बनाना चाहो एक नई स्टाइल को, है ना, तो क्या करोगे, बाहर को तो कारीगर तो लिया होगा, लेकिन उनका साथ देने के लिए एक दो मिस्त्री तो अपना रखना ही पड़ेगा, रखने पड़ते ना। तो बस चाहे अफरला, चाहे वो कितना ही बता दो अफरला पढ़ी कलाकारी लगाए बिना बोल रहे को नहीं रहना। तो यही चीज हुई, कुछ इस्लाम धर्म की चीज जुड़ी और कुछ अपनी संस्कृति जुड़ के आ गई। इस काल के अंदर एक बिल्कुल नई इंडो इस्लामिक वास्तुकला का जन्म हुआ। इस काल में क्या हुआ, एकदम आपके सामने जो बिल्कुल नई आपके सामने एक नई तरीके की आपके सामने संस्कृति, एक नई तरीके की विचारधारा, एक नई तरीके की स्थापत्य कला निकल कर आई, जिसको इंडो इस्लाम बोला जाता है। इंडो इस्लाम क्या होता है, इंडो मतलब भारतीय, इंडिया, इसको इंडो बोल दिया जाता है। इस्लाम मतलब इस्लामिक धर्म की जो अरब देशों की जो संस्कृति है, जो स्थापत्य कला, वो अरबी, फारसी व क्षेत्रीय भाषाओं का उत्कृष्ट साहित्य बहुत तेजी से बढ़ा। क्या हुआ, जो अरब देशों का जो भाषा थी, जैसे अरबी हो गई, फारसी हो गई, या फिर आपके सामने तुर्की भाषा का जो साहित्य है वो काफी मात्रा में लिखा गया। खैर तुर्की भाषा का ज्यादातर साहित्य तो मुगलों में के टाइम पे लिखा गया, लेकिन इनके टाइम पे अरबी व फारसी भाषा ही ज्यादातर लिखी गई। दिल्ली सल्तनत की स्थापत्य का क्या योगदान है, नई तकनीक का निर्माण करना। इस काल में पहली बार विशाल इमारतों में वैज्ञानिक ढंग से मेहराब व गुंबद का प्रयोग किया गया। क्या किया गया, ये देखो आप कोई भी मस्जिद को देखना, मस्जिद को देखोगे ना, तो उसके ऊपर आपके सामने जो गुंबद दिखेगी उनकी, है ना, ऊपर से गोल टाइप में रखते हैं, तो वो उसी का निर्माण आपके सामने किसके द्वारा किया गया था, वो इंडो इस्लामिक का ही। कोई भी मस्जिद देख लेना, वो जैसी बनी होती है वो इंडो इस्लामिक की ही निर्माण कला है, ठीक है। इसमें बेहतरीन चुनने व गारे का व्यापक रूप से प्रयोग किया गया। पहले भारत में सीमेंट थोड़ी होती थी, पुराने घर देखना वो किससे बनते थे, चूने से बनते थे। अब चूना कैसे बनता था, कली होती है ना आपके सामने, कैल्शियम कार्बोनेट होती है, उसको आपके सामने क्या किया जाता था, पानी में डाला जाता तो उसका जो वेस्ट निकलता है पानी के डालने से, तो उसी से क्या बनाए जाते थे, घरों का निर्माण है वो किया जाता था, उसको चूना बोला जाता था। आजकल सीमेंट आ गई, पहले चूने से बनते थे घर। प्रमुख ऐतिहासिक इमारतें, इस समय कौन कौन सी इमारतों का निर्माण हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित कुतुब मीनार प्रारंभिक भारतीय वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है। क्या है, भारत के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो कुतुब मीनार का निर्माण किया गया, ये एक बहुत शानदार वास्तुकला है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया अलाई दरवाजा, साथ के साथ इस समय के अंदर कौन सा दरवाजा बनाया गया भाई, एक अलाई दरवाजा भी आपके सामने, उसका निर्माण भी किया गया, ठीक है। साथ के साथ आपके सामने अन्य है साहित्यिक चीजों का भी निर्माण, 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया, ठीक है आपके सामने। और भी बहुत सी चीजें, बहुत सारे नगरों का निर्माण है वो कराया गया था इस समय में। इशार हो गया, ये सब चीजें उसी टाइम बनाई गई। साहित्यिक व संस्कृति का योगदान, फारसी साहित्य का विकास। फारसी इस काल की प्रमुख राजभाषा थी। तो अगर आपको भी कंपटीशन में प्रश्न पूछा जाए दिल्ली सल्तनत काल की जो राजभाषा कौन सी थी, तो कौन सी थी, फारसी थी। मुगलों के टाइम पे तुर्की भाषा थी। अब राजभाषा क्या होती है, जैसे राजभाषा क्या होती है, जैसे भारत में जो राज के जितना भी काम होता है ना, सब कौन सी भाषा में होता है भाई, इंग्लिश में होता है, ठीक है। हिंदी में भी होता है, लेकिन इंग्लिश में ज्यादा होता है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों को राजभाषा बना जा सकता है भारत की। ऐसे ही जो आपके सामने जो इस्लामिक टाइम था, दिल्ली सल्तनत का टाइम, उसमें जो राजा अपने जो फरमान सुनाया करता था वो कौन सी भाषा में सुनाता था, आपके सामने फारसी भाषा में सुनाता था, ठीक है। अमीर खुसरो ने उसमें तूतिए हिंद भी कहा जाता, तोताए हिंद कहा जाता था अमीर खुसरो को, और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसको क्या उपाधि दी गई थी,
ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई तोता का काम क्या होता है? तोता क्या होगा? नकल करने का काम करता है, जैसा आप होगे वैसा ही वो बोलेगा। तो यही काम अमीर खुसरो का भी था। जो भी राजा उसके समय उसने जो भी किया तो उसकी खूब बढ़ाई की। जब राजस्थान का इतिहास पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कितनी बढ़ाई की इस व्यक्ति ने अपनी महान रचनाओं के माध्यम से खड़ी बोली और फारसी साहित्य का ऐतिहासिक योगदान दिया। इन्होंने, जो अमीर खुसरो है, उसने अपने कुछ भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं का भी प्रयोग किया और कुछ फारसी साहित्य उसका भी प्रयोग है वो किया गया। इतिहास लेखन, इस काल में इतिहास लेखन की एक नई और सुव्यवस्थित परंपरा उसकी शुरुआत हुई। क्या हुआ? जो इस काल के अंदर जो इतिहास है, इतिहास को एक नए ढंग से लिखने का काम किया गया। क्या किया गया? जो इतिहास है ना, उसको एक नए संरचनात्मक ढंग से लिखने का काम है वो किया गया, जिसमें जियादुन बरनी के द्वारा तारीख फिरोजशाही लिखाई गई तथा मिनाज उर सिराज है वो लिखाई गई। तो ये बहुत जरूरी है भाई, आपको ये जियादुन बरनी के द्वारा जो साहित्यिक कृतियां हैं, तारीख फिरोजशाही और मिनाज उर सिराज, दोनों के नाम रट लेना, कंपटीशन में भी आवे और जब एग्जाम में उत्तर लिखो तब काला पेन से दुनिया को नाम लिखना था। ठीक है। उनकी उत्कृष्ट रचनाएं सल्तनत ऐतिहासिक जानकारी के बहुत प्रमाणिक स्रोत हैं। तो उस समय की ये दोनों रचनाएं, चाहे तारीख ए फिरोजशाही, चाहे मिनाज उर सिराज, ये दोनों की दोनों उस समय की साहित्यिक सबसे महत्वपूर्ण साहित्यिक कृतियों में से एक मानी जाती हैं। समझ में आ गया? प्रारंभिक काल में अधिकांश भव्य इमारतें पुराने हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर उनके मलबे पर बहुत जल्दबाजी में बनाई गई। अगर अपन आलोचना की बात करें, इस समय की स्थापत्य कला क्या आलोचना है कि जो स्टार्टिंग में जैसे 2.5 दिन का झोपड़ा का जो निर्माण कराया गया कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था, तो उसने क्या किया? पहले राजस्थान में यहाँ पर संस्कृत विश्वविद्यालय हुआ करती थी। विश्वविद्यालय ने विद्यालय मान लो आप, एक छोटी सी, उसको तुड़वा दिया और उसकी जगह 2.5 दिन का झोपड़ा उसका निर्माण करवा दिया गया। तो यही है, जितने भी जो प्राचीन आपके सामने जो इंडो इस्लामिक आपको स्थापत्य कला के जो देखने को मिलते हैं, काफी मीनारे हैं, काफी मस्जिदें हैं, है ना, काफी और भी चीजें हैं, उनका निर्माण जो उस समय के जो प्रसिद्ध मंदिर होते थे उनको तोड़वाकर उनकी जगह इन सब चीजों का निर्माण है वो कराया गया था। ठीक है। दरबारी साहित्य मुख्य रूप से सुल्तानों की झूठी प्रशंसा करते थे। जो आपके सामने मैंने पहले बताया, अमीर खुसरो का काम क्या था? चीजों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने का। बस ये यही करता था, अपनी चीजों को खूब बढ़ा चढ़ाकर दिखाने, अपने राजा की खूब बढ़ाई किया करता था। दरबारी कवियों का काम यह होता था, क्योंकि उनके उस लिखने के बदले उनको क्या मिलता था? आपके सामने पैसे मिलते थे। तो वो तो आपके सामने उसको जितना पैसा मिलता था उतना वो और ज्यादा चीजों को बढ़ा चढ़ाकर लिखता था। ठीक समझ में आ गया? और उनके क्रूर युद्धों का महिमा मंडन तक बहुत अधिक सीमित होकर रह गया। उस समय के साहित्य की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी की इन्होंने इतनी बढ़ाई कि आपने मीर खुसरो ने कि उसने ऐसे किया, ये किया, वो किया, अपनी कमजोरियों को कभी दिखाने का काम नहीं किया। जो आपके सामने जो इनके राजा हुआ करते थे, इन राजाओं की महिमा मंडन पर इनका ज्यादा जोर है वो रहा है। निष्कर्ष, दिल्ली सल्तनत ने भारतीय संस्कृति में मध्यम एशियाई वास्तुकला साहित्य को एक बहुत ही सफल समावेश किया। मतलब चाहे लाख आलोचनाएं रहे, लेकिन इस चीज से हम दरकिनार नहीं कर सकते बिल्कुल भी कि उस समय की जो मध्य एशिया है उसके अंदर भारत की स्थापत्य कला और अरबों की जो स्थापत्य कला है, दोनों का सम्मिश्रण उसके अंदर देखने को मिलता है। इस काल में इंडो इस्लामिक वास्तुकला और फारसी साहित्य के बाद में मुगलों के महान साहित्यिक विकास का एक मजबूत आधार देखने को मिला। उसके बाद में क्या, जो मुगल हैं उनके द्वारा आपके सामने जो अपनी स्थापत्य कला को एक नई ऊंचाइयों पर इसीलिए पहुंचा पाए क्योंकि जो दिल्ली सल्तनत के जो जितने राजा थे उन्होंने क्या किया, इस साहित्य कला को और पहले ही और ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया था। इसीलिए उनका भी कुछ हद तक उस चीज के अंदर योगदान हो रहा। चलिए अगले वाले प्रश्न की बात करें। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन एवं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के विकास में साहित्यिक कला की भूमिका को व्याख्या कीजिए। क्या करना है? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में बताना है तथा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के विकास के साहित्य की कला की भूमिका की व्याख्या करनी है। चलिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम केवल राजनीतिक युद्ध नहीं था। क्या नहीं था? भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम का जो युद्ध है वो केवल एक पॉलिटिकल वॉरफेयर नहीं था। क्या नहीं था? सिर्फ राजनीतिक युद्ध नहीं था बल्कि गहरा सांस्कृतिक जागरण भी था। इस टाइम में सिर्फ आपके सामने सिर्फ अंग्रेजों को देश से उखाड़ फेंकने के ही आपके सामने लोगों में भावना नहीं थी, बल्कि आपके सामने लोगों के अंदर अपने देश की संस्कृति
को फिर से स्थापित करने की एक मन में जागरण था। क्यों? क्योंकि अंग्रेज है वो लगातार आपके सामने प्रयास कर रहे थे, जो पश्चिमी संस्कृति है उसको भारतीय संस्कृति पर लगातार थोप रहे थे। इस दौर के साहित्यकारों और कलाकारों ने अपनी ओजस्वी रचनाएं और भावनाओं के माध्यम से सोए हुए भारतीय समाज को जगाकर उनकी देशभक्ति को सशक्त करने का काम किया। सिर्फ यही बात नहीं थी, भारतीय राजनीतिक आंदोलन है वो आपके सामने एक नई ऊंचाइयों तक कैसे पहुंचा, क्योंकि उस समय के क्योंकि उस आज के समय तो सोशल मीडिया पे आप चीजें देख लेते हो, उस समय तो ऐसा नहीं होता था। उस समय जो राजनयिक होते थे वो गीत बनाते थे, जैसे वंदे भारत, जनगण मन, है ना, गणपति बाबा मौर्य, शिवाजी की जो कथाएं सुनाना, देशभक्ति की कथाएं कहना, लोगों को कहानी और कविताओं के माध्यम से, शायरियों के माध्यम से, गीतों के माध्यम से जो जनता है उसके अंदर जोश भरने का काम किया करते थे। और यही माध्यम धीरे धीरे और ज्यादा पहुंचा, लोगों की भावनाओं तक छू गया, जिससे जो लोग हैं, भारतीय लोग हैं, वो और ज्यादा जागरूक हुए और ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंची कि हमें अपने देश को आजाद करवाना है, और जिससे क्या हो, एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भी नींव पड़ती है। चलिए, सांस्कृतिक साहित्य का अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका, राष्ट्रीयवादी चेतना का प्रसार। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा आनंद मठ लिखा गया। क्या हुआ? उस समय जो बंकिम चंद्र चटर्जी है उनके द्वारा आनंद मठ जैसे आपके सामने एक प्रसिद्ध कृतियों का निर्माण किया गया, जिससे निकला वंदे मातरम गीत पूरे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे बड़ा मंत्र बन गया। तो आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा आनंद मठ नामक एक साहित्य कृति लिखी गई, उसके अंदर एक गीत था वंदे मातरम। क्या नाम था उस गीत का भाई? वंदे मातरम आपके सामने उस गीत का नाम था। तो उस गीत से आपके सामने जैसे जब जब आंदोलन होते वहां पर वो गीत गाया जाता, और उस गीत के माध्यम से भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में क्या पड़ी, एक नया जोश है वो भर गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी रचनाओं में ब्रिटिश शोषण की सच्चाइयों को उजागर किया। साथ के साथ उस समय के जो बड़े साहित्यकार थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, उन्होंने अंग्रेजों के द्वारा भारतीय लोगों पर कैसा कैसा शोषण किया जा रहा है, कैसे उन लोगों पर अत्याचार किए जा रहे हैं, उनकी वास्तविक घटनाओं के बारे में क्या क्या लिखने का काम किया, उनकी सच्चाइयों को उजागर करने का काम किया। अगले वाला बिंदु, विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं का योगदान होना। सुब्रमण्यम भारती ने तमिल में और मैथिली शरण गुप्त में हिंदी में अपनी महान राष्ट्रीयवादी कविताओं के माध्यम से युवाओं में देश के सर्वस्व बलिदान करने की अद्वितीय जोश भर दिया। क्या हुआ? सुब्रमण्यम भारती ने, कौन थे? सुब्रमण्यम भारती ने तमिल भाषा में साहित्य लिखा। कौन सी भाषा में साहित्य लिखा? तमिल भाषा में साहित्य लिखा। साथ के साथ मैथिली शरण गुप्त ने हिंदी में अपनी महान राष्ट्रीयवादी कविताओं के माध्यम से युवाओं में देश के लिए सर्वस्व बलिदान करने का अद्वितीय जोश वो भर दिया। मतलब सुब्रमण्यम भारती तमिल में साहित्य लिखते थे। अब तमिल भाषा के जो लोग जब सुब्रमण्यम स्वामी को सुनते थे, तेलुगु भाषा के साउथ के लोग, तब उनके अंदर साउथ के अंदर मूवमेंट खड़े करने का उनका बहुत बड़ा योगदान था। मैथिली शरण गुप्त हैं, उन्होंने अब उनकी जो महान अपने देशभक्ति की जो कविताएं हैं उनको सुनकर भी लोगों के अंदर एक नया जोश है वो भर जाता था। इसके माध्यम से देश में जो युवा वर्ग है उसके अंदर अपने देश के प्रति सब कुछ बलिदान करने की जो भावना है वो और ज्यादा जागृत है वो होने लग गई। अगले वाला बिंदु, कला और चित्रकला का व्यापक योगदान। भारत माता का उत्कृष्ट चित्रण। भारत माता का जो चित्रण है, मतलब भारत की जो मातृभूमि है उसको एक माता का रूप दे दिया गया। इसका रूप एक माँ का स्वरूप दे दिया गया। भारतीय साहित्य के अंदर या माँ है, माँ का जो स्वरूप होता है वो सबसे बड़ा माना गया है पूरी दुनिया के अंदर, उनका बलिदान सबसे बड़ा माना गया है। तो इसलिए भारतीय मातृभूमि को माँ का रूप दे दिया कि एक माँ के लिए अपने बच्चों को क्या कर देना चाहिए, सर्वोच्च सब कुछ बलिदान है वो कर देना चाहिए। इससे लोगों के अंदर एक धार्मिक भावना भी फैली, देशभक्ति की भावना फैली, और जनता वो और ज्यादा आपके सामने बढ़ चढ़कर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्या होने लगी, भाग लेने लगे। अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाई गई भारत माता की अत्यंत शांत व पवित्र पेंटिंग ने पहली बार देश को एक सजीव देवी के रूप में प्रस्तुत करने का काम किया। साथ ही साथ अवनींद्रनाथ टैगोर हैं, उनके द्वारा भारत माता की जो एक पेंटिंग बनाई गई थी, क्या किया गया था, उनके द्वारा एक भारत माता की जो पेंटिंग बनाई गई थी, उन्होंने सबसे पहली बार देश में एक सजीव माता के रूप में उनको प्रस्तुत किया। तो बीच में 1 मिनट के लिए वीडियो रोकना चाहूंगा कि भाई जिस भी विद्यार्थी को अगर पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है कि जो आपका पेपर का नाम है
हिस्टोरिकल ट्रेंड ऑफ इंडियन कल्चर, उससे संबंधित पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। जब आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर जरूर पढ़ लेना, ठीक है, जरूर से डाउनलोड कर लेना वहां से पीडीएफ। लोक कला का बेहतरीन प्रयोग। नंदलाल बोस ने हरिपुरा कांग्रेस अधिनियम के लिए अधिवेशन के लिए ग्रामीण जीवन को दर्शाने के लिए प्रसिद्ध पोस्टर का निर्माण किया। तो अनेकों अनेक जो साहित्यकार है उनका अनेक अनेक प्रकार की उपलब्धियां रही। किसी ने कोई साहित्यिक पोस्टर का निर्माण किया, किसी ने कोई भारत माता का चित्र बनाया, किसी ने अलग अलग प्रकार के गीत गाए। सबका उद्देश्य क्या था? सबका उद्देश्य सिर्फ एक ही था कि भारत के अंदर साहित्यिक चेतना है उसको और ज्यादा प्रचार प्रसार किया जाए और ज्यादा बढ़ाया जाए, जिससे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सीधे आम ग्रामीण जनता की संस्कृति का सफलतापूर्ण जोड़ दिया। जिससे क्या भारतीय जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसको सीधे तौर से भारतीय ग्रामीण जनता है उसको जोड़ने का काम किया। आलोचना की बात करें, यह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद मुख्य रूप से हिंदू प्रतीकों में पुरानी कथाओं पर अधिक आधारित था। मतलब ये जो आपके सामने जो सांस्कृतिक जो राष्ट्रवाद है इसमें हिंदू प्रतीक और जो पुरानी कथाएं उस पर ज्यादा जोर दिया गया। इस चीज पर ज्यादा जोर दिया गया, जैसे कोई भारत माता का चित्रण हो गया, ग्रामीणों का पोस्टर हो गया, है ना। ज्यादातर इसमें चीजें यही थी कि हिंदू धर्म से, क्योंकि भाई सीधी बात है, एक गांव में 80 एक समाज का लोग नहीं, 20 एक समाज का नहीं, तो कोई आंदोलन रहो तो 80 की ज्यादा सुनी जाएगी, उनकी ज्यादा चीजें निर्माण हो। तो भारत में हिंदू धर्म के लोग ज्यादा रहते थे तो उन लोगों के ज्यादा आपके सामने पोस्टर वगैरह उनकी ज्यादा देखने को मिले, क्योंकि भाई उन लोगों का ज्यादा सामाजिक आंदोलन में योगदान था। मुस्लिम लोगों ने भी भाई काफी आंदोलन में भाग लिया था। ऐसे बात नहीं है कि मुस्लिम लोगों का योगदान नहीं रहा, बहुत बढ़ चढ़ कर रहा था। जिससे अल्पसंख्यक वर्ग है, जिससे क्या हुआ, जो अल्पसंख्यक वर्ग है वो अक्सर पूरी तरीके से नहीं जुड़ पाए, क्योंकि अगर उनके भी नारे होते, अगर उनके भी आपके सामने अगर चीजें होती तो आज भारत विभाजन जैसी चीजें नहीं देखने को मिलती। अंग्रेजों ने भी चीज को अच्छे से पकड़ा और अंग्रेजों ने भी धार्मिक फूट डालने का काम किया, जिसमें बंगाल विभाजन हो गया और आपके सामने जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं उनको अलग से निर्वाचन पद्धति में भाग लेने का काम हो गया। जिससे क्या हुआ, जो दोनों धर्म है, हिंदू और मुस्लिम धर्म, जब 1857 की क्रांति में जब उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन की लड़ाई लड़ी तो अंग्रेजों को समझ में आ गया अगर हिंदू और मुस्लिम सभी लोग एक हो गए तो हमें देश से उखाड़ कर फेंक देंगे। तो उन्होंने क्या किया, दोनों को बांटने का काम किया। कई बार अति भावुक राष्ट्रवादी साहित्य ने जमीनी स्तर पर गंभीर आर्थिक समस्याओं और जातिगत भेदभाव को पूरी तरीके से अनदेखा कर दिया। काफी बार क्या हुआ, इस ये जो राजनीति का जो आंदोलन हुआ, क्या हुआ, राष्ट्रवादी साहित्यिक आंदोलन हुआ, इसमें जमीनी स्तर की जो सबसे बड़ी समस्या थी जातिगत व्यवस्था। समाज में कुछ जो निम्न जातियां थी उन विचारों को आपके सामने समाज में बराबरी का हिस्सा ही नहीं था, उनको समाज में बराबर बैठने का हिस्सा ही नहीं था। तो उन लोगों की जो समस्या है उनको पूर्ण रूप से दरकिनार है वो कर दिया गया। चलिए, साहित्य और कला ने भारतीय जनमानस में अपनी प्राचीन और गौरवशाली संस्कृति के प्रति असीम गर्व और गहरा आत्मविश्वास व सफलतापूर्ण पैदा किया। क्या हुआ, भारत में जो साहित्यिक और जो कला है उसमें भारतीय जनमानस में अपनी प्राचीन व गौरवशाली संस्कृति में असीम गर्व और आत्मविश्वास बढ़ने का काम किया। मतलब जो भारत का जो प्राचीनतम जो साहित्य है इसमें हमारे किसी ने जो साहित्य की कविताओं के माध्यम से लोगों को मोटिवेट किया, किसी ने आपके सामने गीतों के माध्यम से किया। तो हमारी जो पुराने समय से जो परंपराएं चली आ रही है, हमारे जो धार्मिक परंपराएं हैं, उसी से जो देशभक्ति है उसकी भावना और लोगों तक फैली। इसी मजबूत सांस्कृतिक राष्ट्रवाद ने भारतीय राजनीतिक स्वतंत्रता की एक महान नींव रखी, जो आज भी भारत में एक आधुनिक राष्ट्र का निर्माण खड़ा हुआ। ठीक है, कैसा लगा वीडियो जोर से बताना। पार्ट 2 भी आएगा इसका, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे